हेलो फ्रेंड्स। हम सब लोग ऑनलाइन जाकर के किसी न किसी वेबसाइट पर कोई न कोई समय समय पर एक्टिविटी करते रहते हैं। आज के युग में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो आप ऑनलाइन जिससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए या कुछ भी। सब कुछ आपको आजकल ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन एक बेसिक चीज जो कि न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर जो आगे जाकर के आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वेबसाइट बनती कैसे है। आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स मार्केट में उपलब्ध है जिसमें यदि आपको थोड़ी सी भी आईटी की जानकारी है तो आप विजार्ड की हेल्प से नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि आखिर इंटरनली ऐसा क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट बन गई। ये वेबसाइट होती क्या है? सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी डीप इंफॉर्मेशन आज की तारीख में कोई भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरा काम तो ऊपरी चीज़ों से हो जाएगा। लेकिन यदि आपको वास्तव में आईटी फील्ड में, खासकर वेब डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप आईटी की डिग्री लेकर के जाते हैं, कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होता क्या है कि हमने सारी डिग्री की होती है, सारे अच्छे से कोर्स किया होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके बिना फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वेबसाइट होती क्या है। ए वेबसाइट, इसको वेब और साइट अलग-अलग भी कह दिया जाता है। बेसिकली देखिए, वेब वेब का मतलब होता है जाल, नेट। अपन कहते हैं इंटरनेट, इंट्रानेट, ये सब अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, तो एक तो जोड़े जाते हैं आपके लोकल कंप्यूटर, जिसको हम कह देते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब होता है कि एक लोकल एरिया के अंदर जिसमें आपने कंप्यूटर्स को जोड़ा है, वो आप लैन केबल के हेल्प से भी जोड़ सकते हैं। अभी हमने एक वर्ड यूज में लिया, लैन। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोकल एरिया में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, तो आप केबल की हेल्प से जोड़ सकते हैं, वाईफाई की हेल्प से जोड़ सकते हैं, या जो भी आपके मीडियम है, दो कंप्यूटर को आपस में ब्लूटूथ की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और एक हमारा आ जाता है जिसको हम कह देते हैं इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट और इंटरनेट दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। इंट्रानेट एक लोकल एरिया के लिए हो सकता है, बट इंटरनेट आपका क्या होता है? वर्ल्ड वाइड। इसी से ही एक वर्ड बनता है जिसको हम जनरली कहते हैं, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, मान लीजिए यहाँ लिखा याहू, www.google.com, या कुछ भी और हमने लिखा www.yahoo.com। तो आखिर इसके शुरुआत में ये क्या है जिसको डब्ल्यू डब्ल्यू कह रहे हैं हम? ये चीज क्या है? ये है एक शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। पूरी दुनिया का आपस में एक जाल। वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया लेवल में आपस में जब आपस में कंप्यूटर जुड़ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको कहते हैं हम इंटरनेट। इंट्रानेट एक लोकल एरिया के लिए होता है। इंटरनेट आपके एक
पूरी दुनिया में जिसके हेल्प से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट होना चाहते हैं उसको कह देते हैं हम इंटरनेट। अब इंटरनेट भी आपका प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता कि प्राइवेट इंटरनेट और प्राइवेट पब्लिक इंटरनेट में फर्क क्या है। बेसिकली आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल रेलवे का सॉफ्टवेयर है, एक रेलवे की वेबसाइट है फॉर पब्लिक, और एक रेलवे का सॉफ्टवेयर है जो उन्हीं के कंप्यूटर पे चलता है जिससे वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं सर्वर से। या हम यूँ कहें कि बैंक बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका बाहर नहीं चलता, बैंक की वेबसाइट बाहर चल जाती है, वो फॉर पब्लिक है। बट उनके जो कंप्यूटर से है, जिस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के काम करते हैं, वो उनका कहलाता है प्राइवेट नेटवर्क। तो प्राइवेट इंटरनेट और पब्लिक, पब्लिक में फॉर ऑल, एंड इन आपका प्राइवेट पर्टिकुलर किसी पर्पज से रिलेटेड होता है। और इसी से ही हमारा बनता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको पब्लिकली दुनिया में दिखाने के लिए कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसको वो समझ सके। यानी कि कोई भी वेबसाइट किसी पर्टिकुलर, जैसे हम तो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश हमारे लिए है। कंप्यूटर को तो कोई मशीन लैंग्वेज चाहिए होती है जिसको वो अपने सिंटेक्स से वो समझ सके। तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज में जो शुरू से लेते आ रहे हैं वो होता है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक वो लैंग्वेज है जिसको कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए इंटरनली यूज में लिया जाता है। हमें बहुत सारे टूल मिल जाते हैं जिससे आप सीधा सीधा डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट को। बट आपको डिटेल पता होना चाहिए कि आखिर इंटरनली हुआ क्या, कैसे किसी चीज को हमने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, कैसे किसी चीज को जैसे हमने यहाँ इसको कलर कर दिया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको हमने इसका कलर दे दिया ये, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, ये करने से कंप्यूटर को कैसे समझ में आया कि मुझे इसको ये कलर करना है। अब इसके लिए तो कंप्यूटर को कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए ना, कि भाई हमने इसको सेलेक्ट किया है। पहली बात तो पूरा सेलेक्ट किया या फिर पर्टिकुलर एक वर्ड सेलेक्ट किया, एक वर्ड हमने सेलेक्ट किया और उसको हमने यहाँ से ये कलर दे दिया या इसको ये, तो आखिर इंटरनली ऐसा क्या हुआ कि उसको लगा कि मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मुझे इसका रेड कलर करना है। तो ये सब एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं सिस्टम को, कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में बताने के लिए प्री डिजाइंड। किसी लैंग्वेज के अंदर कुछ कमांड्स होते हैं, उन कमांड की हेल्प से उसको समझ में आता है कि नहीं भाई यहाँ डबल क्लिक किया तो इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको लेके यहाँ से गए हम, या हम इसको ये कर दिया तो ये अंडरलाइन इटैलिक जो भी हो गया। तो ऐसे ही वेबसाइट के लिए भी एक लैंग्वेज होती है जो उसको समझाने के लिए कि भाई आपको जो भी टेक्स्ट दिखाना है उसकी पर्टिकुलर मार्किंग कैसे की जाएगी, उसको कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम ये कह रहे थे कि वेबसाइट, जिसको हम वेबसाइट अलग अलग भी लिख देते हैं, एक साथ भी आप कह सकते हैं, इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। अब देखिए, पेजेज तो सब समझते हैं, वेब का मतलब होता है जाल। जैसे हम कहते हैं ना मकड़ी का जाल, मकड़ी के सारे आपस में जो तार होते हैं, उसके जो रेशे होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं किसी न किसी तरीके से। वैसे ही वेबसाइट पे आपने देखा होगा कहीं पर कुछ लिखा है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है, उस पर क्लिक करते हैं कोई और खुल जाता है। यानी ये सारे के सारे पेजेस आपस में कहीं न कहीं लिंक्ड हैं। यानी एक तरह से ऐसा जाल बना हुआ है जिसमें ये सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो उसको हम कह देते हैं वेब पेजेस कलेक्शन ऑफ, यानी कि एक सिंगल पेज की तो वेबसाइट होगी नहीं ना, तो उसके लिए बहुत सारे वेब पेजेस को मिला करके एक कलेक्शंस बना लिया जाता है पहले। फिर उसमें ये सोचा जाता है कि किस पेज को किसके साथ जोड़ा जाए, तो उसको हम कह देते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो कि किसी रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक वेबसाइट बनाई, उसका एक पेज तो हमने बना लिया जिसको कि हमने क्रिकेट का बना लिया, और उसका दूसरा पेज जो बनाया
वो हमने मान लीजिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बना लिया, ये दोनों आपस में तो कहीं रिलेवेंट नहीं हुए ना। किसी एक वेबसाइट पे आपने देखा होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज की कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर सारे इंफॉर्मेशन आपको न्यूज की ही मिलेंगी। या कहीं कोई किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो उसको उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या उसके कोर्स से रिलेटेड, उसके एग्जामिनेशन से टाइम टेबल, रिजल्ट, एडमिशन कार्ड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही आपको उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट के तो किसी यूनिवर्सिटी की है, तो उसके ऊपर क्रिकेट वर्ल्ड कप का कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर रखा है, ऐसा नहीं होता। तो वो सब अपने आप में एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर के चलते हैं, और फिर वही उसी के बारे में सारी डिटेल बना करके अलग अलग वेब पेजेस बनाए जाते हैं, और जिनको आपस में इंटरलिंक कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, वो वेबसाइट है किसी यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर उसको एडमिशन कार्ड से इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि जगह लिंक मिलेगा आपको एडमिशन कार्ड, आप उस एडमिट कार्ड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग क्लास वाइज आपको एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट अपना लॉगिन डिटेल डाल करके अपना प्रिंट कर लेगा, बट वहां पर उसको सभी क्लासेस के नाम से लिस्ट मिलेगी। वो जिसका खुद है उसको सेलेक्ट करके उसका वो काम करेगा आगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई वेबसाइट है क्रिकेट से रिलेटेड फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर आपको क्रिकेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी प्लेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो प्लेयर का नाम होगा, आप क्लिक करोगे तो उस प्लेयर से रिलेटेड सारी कैश हिस्ट्री सामने आ जाएगी। यानी कि उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेज हैं, उनमें सब में आप में कोई रिलेटेड कंटेंट होते हैं, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय कॉमन डोमेन नेम। अब यहाँ पर डोमेन क्या होता है? कॉमन डोमेन नेम तो हम समझ गए कि ठीक है, एक जैसा कोई नाम। आखिर डोमेन होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर हम शुरू से समझते आए हैं कि वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ भी। बाइनरी में हमेशा 1 0 के फॉर्मेट में काम चलता है। कंप्यूटर का मतलब 0 1। फॉर एग्जाम्पल, 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है, 0 ऑफ है, ऑन ऑन ऑन, ऑफ 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 ऑन। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने लिखा है कि 510। अब 510 हमारे लिए एक नंबर है, कंप्यूटर 510 को नहीं समझेगा। तो वो इसको इंटरनली प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई होती है कि इसको बाइनरी में वो कन्वर्ट करता है। फिर उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ बनता है, फिर उसको समझता है कि हाँ, इसका मतलब मेरे लिए क्या निकालना है। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिख दिया ए, कैपिटल लेटर ए है या स्मॉल लेटर ए है। हमारे लिए कैपिटल लेटर ए है इंग्लिश में, बट कंप्यूटर ए को नहीं समझता। उसके लिए इसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना करके इसका स्टैंडर्ड कोड डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल, इसका 65 पर डिफाइन किया। तो कंप्यूटर ए को नहीं समझता, कंप्यूटर समझता 65 को। अब 65 को भी डायरेक्ट नहीं समझता, उसको भी वो कन्वर्ट करेगा इंटरनली किसमें? बाइनरी में। मान लो बाइनरी इसका क्या बना, कुछ भी। आप देख सकते हैं 65 का जो भी बाइनरी बनता होगा, तो इसका मान लो कुछ भी ऐसा बाइनरी बना। तो कंप्यूटर के लिए ये है, ये बाइनरी है जिसको उसने क्या माना कि ये है क्या, आपका ए बना। तो इस तरीके से अब हम बात कर रहे थे कि भाई ये तो इसकी बाइनरी लैंग्वेज होगी जिसको वो समझता है। अब हमने यहाँ लिखा google.com, ये हमारा डोमेन नेम है। इसको डोमेन डोमेन का मतलब होता है कि वो सारी वेबसाइट किस के नाम से जानी जाएंगी, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, वो google.com। लेकिन हम आपको यहाँ ऊपर बता दें कि कंप्यूटर के लिए google.com भी डायरेक्ट कुछ नहीं होता। हर एक कंप्यूटर का जो भी वेबसाइट है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के घर पे जाते हैं, घर का नंबर क्या है, मान लो G 701 पंचशील, ऐसे कुछ भी नाम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये उस आपके लिए ये क्या है, एक एड्रेस। लेकिन कंप्यूटर इसको क्या मान के चलेगा? फॉर एग्जांपल, इसका उसने नंबर दे दिया 650। 650 का मतलब उसके लिए क्या हो गया, ये
ऐसे ही एक एड्रेस होता है जिसका नाम कह देते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर को पहचानने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आप कहोगे कि बहुत सारे कैंडिडेट समझते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शहर में प्रधानमंत्री आते हैं या राष्ट्रपति आते हैं, तो उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कौन अधिकारी जा सकता है, इसका सबका एक है ना प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है। कि फॉर एग्जांपल यदि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उनको रिसीव करने जाएंगे। यदि कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है किसी दूसरे शहर में तो वहाँ का जो विधायक है वो जाएंगे, या विधायक जा रहे हैं तो उसके जो भी कलेक्टर है, या मतलब इस तरह से एक प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है कि किसको रिसीव करने के लिए कौन होगा। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं जिसको इन्होंने प्रोटोकॉल नाम दिया कि भाई इस चीज को करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। तो उसी के बेस पे ये बना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 ये है। फॉर एग्जांपल ये कोई एक आईपी एड्रेस है जो कि 4 ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, इसको एक ऑक्टेट बोलते हैं। और तो इस तरह से 4 ऑक्टेट का ग्रुप होता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। आज की तारीख में इसको और एक्सटेंड कर दिया, इसको 6 ऑक्टेट तक भी ले गए हैं। तो अब हमारे लिए इसको याद रखना मुश्किल है क्योंकि हम नॉर्मल पर्सन, ठीक है, आज की तारीख में मोबाइल मोबाइल सब लोग यूज में लेते हैं, गूगल पे जाते हैं, वहां पर जाकर के जो भी नाम लिखा वो वेबसाइट की लिस्ट वो दिखा देता है। लेकिन जैसे उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करते हैं, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि मुझे इस वेबसाइट को उठाना कहाँ से है। तो वो क्या करता है, उसके पास ये होता है उसका एक आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आप याद नहीं रख सकते, हम याद नहीं रख सकते, तो इसको हमने एक नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हमने क्या दे दिया, www.abc.com। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन नेम। तो हम कहते हैं ना कि भी वेबसाइट के सारे कलेक्शन पेज बन करके एक कॉमन नाम के अंदर में आ गए, तो उस कॉमन नाम को हमने क्या नाम दो, उसको डोमेन नेम कहते हैं। तो डोमेन नेम ऐसे बनता है। अब कंप्यूटर इसको नहीं समझता। www.abc.com तो हमारे लिए है, कंप्यूटर के लिए तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट नंबर को किया जाता है। तो इसके लिए एक नंबर डिसाइड हो गया। फॉर एग्जांपल ये है, कुछ भी हो सकता है, हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस अलग अलग हो सकता है, और होता है हर एक वेबसाइट का यूनिक होता है, तभी उससे वो पकड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे जैसे ही कोई कॉल करता है तो ऐसा क्या होता है कि केवल आप ही के पास रिंग आती है, आप ही से बात होती है, XYZ थर्ड पर्सन से क्यों नहीं होती। रेयरेस्ट केस होते हैं कि जहीं कुछ कहीं कोई सिस्टम मल फंक्शन हो और दो जगह एक साथ लिंक हो जाए, वो रेयर टू रेयरेस्ट केस होते हैं। अदरवाइज, या किसी ने कुछ आपके कनेक्शन या आपका मोबाइल के साथ छेड़छाड़ की है तो दूसरे को आपको इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, अदरवाइज वो आपके लिए यूनिक है। ऐसे ही हर एक वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस यूनिक होता है। उस आईपी एड्रेस से ही सिस्टम समझता है कि मुझे इस वेबसाइट को किस पते से उठाना है। एक कंप्यूटर है, मान लो वो इंडिया में नोएडा में पड़ा है, एक कंप्यूटर हैदराबाद में पड़ा है, दोनों के ऊपर अलग अलग वेबसाइट हैं। आप मान लीजिए जयपुर में बैठ करके वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, आपने वेबसाइट का नाम लिखा abc.com। दुनिया में वो ढूंढ करके कैसे लाएगा कि abc.com के वेब पेजेस कहाँ पड़े हुए हैं, उसके वेब कंटेंट कहाँ पड़े हुए हैं। वेब कंटेंट क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ वेब पेजेस जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे थे। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले एक दुनिया में बहुत पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम नाम दिया गया था W3C। W3 का मतलब 3 होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम।
कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं उनको पता होता है। कंसोर्टियम का मतलब होता है कि अलग अलग कुछ कंपनियों ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, कंसोर्टियम बना लिया। क्योंकि वह नेट या वेबसाइट या ये चीजें इतनी बड़ी हैं कि सिंगल पर्सन, सिंगल कंपनी इसको मैनेज नहीं कर सकती। तो इन्होंने एक दुनिया में सब बड़ी बड़ी आईटी कंपनी ने मिलकर के कंसोर्टियम बनाया, जिसके अंदर में बहुत सारी इन्होंने ब्रांचेज बनाई, जो ये सब डिसाइड करती हैं कि भाई आईपी एड्रेस क्या होगा। कोई भी चीज दुनिया में नई आएगी तो वो उसको पहले वो टेस्ट करते हैं कि वो जब लॉन्च होगी तो ऐसा तो नहीं कि बाकी की वेबसाइट सारी को डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए इनके पास एक ग्लोबल रजिस्ट्री सिस्टम बना। जैसे ही हम वेबसाइट बनाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो वास्तव में सोचने वाली बात यह है कि आखिर मैं यदि खुद के नाम से google.com वेबसाइट रजिस्टर्ड करूँ तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसको दुनिया ने पहचाना कहाँ? मान लीजिए google.com तो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेरिकी कंपनी है। हमारे या किसी भी दूसरे कंट्री में किसी भी छोटे से गांव में बैठ करके कोई बंदा google.com वेबसाइट को रजिस्टर्ड करना चाहता तो सेम नाम की दोबारा क्यों नहीं बनती? कहीं तो उसकी डुप्लीकेसी चेक होती होगी ना। तो वो चेक होती है W3C के ग्लोबल रजिस्ट्री सिस्टम के पास, जहां वो चेक करता है कि ये वेबसाइट इस नाम के पहले से है तो नहीं। वहां से उस वेबसाइट को वो चेक करता है, यदि नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड करने देता है। तो वो जो रजिस्टर्ड होता है वो तो वहाँ होता है एक एड्रेस, जिसको हमने नाम दिया। वहाँ रजिस्टर्ड होगा आपका डोमेन, जिसको हम किसी बेसिक या हम कहें कि फिजिकल या क्लाउड सिस्टम के साथ मैप करते हैं। और वो जो मैप करता है तो उस क्लाउड सिस्टम या उस आपका फिजिकल सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, जहाँ से वो वेबसाइट के सारे वेब पेजेस को वो उठाएगा। तो हम बात कर रहे थे कॉमन डोमेन नेम के अंडर में जो भी वेब पेजेज होते हैं, एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर, एक पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर वो सब होंगे। और उस वेब सर्वर का एक होगा क्या, एड्रेस, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। यानी वेब सर्वर है वो आपके किसी फिजिकल लोकेशन में पड़ा है, उसको आपकी वेबसाइट को भी कैसे पता चलेगा कि ये एड्रेस कहाँ का है? तो आपका एक प्राइवेट एड्रेस, आईपी एड्रेस होगा, वो दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा। वो आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल ये एक आईपी एड्रेस है, ऐसा कोई किसी ने रजिस्टर्ड करा लिया प्राइवेट, तो ये आईपी एड्रेस दुनिया में किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। इस आईपी एड्रेस के ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट चला सकते हैं। वो आपका लोकेशन, आप एड्रेस डिफाइन कर देते हैं कि मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई www.abc.com। इसको आपने डी ड्राइव के ऊपर एक आपने वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया, उसके ऊपर आपने इसको एबीसी नाम के वेबसाइट में एबीसी वेब बना दी। ऐसे ही इसी आईपी एड्रेस के ऊपर आपने एक और कोई बना लिया xyz.com, और उसके लिए आपने वापस डी पे ही या किसी दूसरे वेब ड्राइव के ऊपर जा करके वेबसाइट और XYZ वेब। तो इसके साथ जो मैप होगा उसके ऊपर ये वेबसाइट खुलेगी, और जो इसके साथ मैप होगा उसके ऊपर ये वेबसाइट खुलेगी। लेकिन ये दोनों एक ही कंप्यूटर के ऊपर, दो हार्ड, एक ही हार्ड डिस्क के अंदर दो फोल्डर हैं, और एक ही कंप्यूटर के ऊपर, जिसको हमने ये एड्रेस दे रखा है। तो एक वेबसाइट, या हम यूं कहें कि एक वेबसाइट तो हमेशा एक ही सर्वर पर रहेगी, लेकिन एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट हो सकती हैं। तो हम कह रहे थे कि उस वेब सर्वर, जो सिस्टम को हम कहेंगे क्या, ऐसा सर्वर जो सर्विस देने वाला है किस की, वेबसाइट की, तो उसको हमने कह दिया वेब सर्वर, जिसका कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। वेबसाइट आर टिपिकली डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पज। हमने अभी आपको बताया था कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसकी, उस यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, या कौन कौन से उसके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के हेड कौन हैं। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही सारे टॉपिक मिलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि वेबसाइट तो यूनिवर्सिटी की है और उसके ऊपर आपको क्रिकेट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, या वेबसाइट तो क्रिकेट की है उसके ऊपर आपको किसी मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ वेबसाइट के ऊपर एड्स, एड बन करके आते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पेड एड। जिस तरह से किसी मशहूरी किसी चीज की दे दी,
वो एक अलग चीज है, वो डायनेमिक ऐड होते हैं, लेकिन वो उस वेबसाइट का पार्ट नहीं होते हैं। जैसे पर्टिकुलर पर्पज के नाम पे हमने जैसे कह दिया कि न्यूज है। अब न्यूज को हम एक कॉमन मान सकते हैं, न्यूज में सभी टाइप की न्यूज होती हैं, उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एजुकेशन की भी, गेम्स की भी, क्योंकि न्यूज है, न्यूज में सारी चीजें काउंट हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि एजुकेशन है, अब एजुकेशन में तो केवल एजुकेशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, उसमें किसी गेम की नहीं मिलेगी। हाँ, उस एजुकेशन का एक पार्ट है, कोई फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उसके अंदर गेम्स के बारे में, तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वेबसाइट तो आपके एक यूनिवर्सिटी की है या किसी कॉलेज की है और उसके ऊपर वर्ल्ड कप के बारे में सारी डिटेल दी जा रही है, ऐसा नहीं होता। कॉमर्स, आजकल ई कॉमर्स हमने नाम सुना होगा, तो कॉमर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको, या इंटरटेनमेंट या सोशल नेटवर्किंग आजकल सब लोग यूज में लेते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट क्या हुई, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जिसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वेबसाइट। अब हमने शुरू में ही कहा था कि हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेबसाइट बनती क्या है, किससे बनती है, क्यों बनती है। अभी तक तो हमने केवल एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये देखी है कि वेबसाइट होती क्या है। अब वेबसाइट बनती किस चीज़ से है, वो हम आपको डिटेल में तो अगले वीडियो में बताएंगे। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम आपको बता दें कि हमने सबसे पहले बात की थी कि HTML की। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। बेसिकली वेबसाइट दो टाइप की होती हैं, एक कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरी होती है आपकी डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें ओनली फिक्स इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं हम फिक्स इंफॉर्मेशन, का मतलब जिस तरह से किसी ने कोई ब्लॉग बना दिया, ब्लॉग में एक बार इंफॉर्मेशन डाल दी, जब तक वो खुद एडिट नहीं करेगा तब तक दुनिया को वही मिलती रहेगी। या फिक्स है, जो एक बार चीज लिख दी वो हमेशा आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। कोई डिजाइन बना दी, कोई आपने उसके ऊपर फोटो अपलोड कर दी, वो हमेशा वैसे रहेगा, तो उसको कहा जाता है स्टैटिक वेबसाइट। दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जिसके ऊपर स्टूडेंट अपना रोल नंबर डालता है, उसका एडमिट कार्ड आता है, वो अपना फॉर्म नंबर डालता है, उसी का फॉर्म प्रिंट होता है, खुद का रोल नंबर लॉगिन करता है तो खुद का ही रिजल्ट मिलता है। यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट जो आउटपुट आ रहा है वो डायनेमिक बन के आ रहा है। हर बार आपको उसके अंदर चेंज मिलेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन उसी की ही मिलेगी। ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के पास 3 लाख स्टूडेंट हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि स्टैटिक वेबसाइट वो बनाएगा और 300 वेब पेजेस बना के रख देगा कि एक्स खोलेगा तो उसको ये पेज मिलेगा, वाई खोलेगा तो उसको ये मिलेगा, जेड खोलेगा तो उसको ये मिलेगा। ऐसा नहीं होता। वहां पर आपको 2 या 3 पेज इंटरनली बने हुए होते हैं, जिसमें एक में आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। दूसरा पेज होता है जिसमें आपको वेरीफाई किया जाता है। तीसरा पेज आउटपुट पेज होता है, जहाँ पर आपको आपके कंटेंट सारे दिखा दिए जाते हैं कि ये आपका फोटो है, ये आपका एग्जाम डेट है, ये आपका टाइम है, इस सब्जेक्ट का इस दिन एग्जाम होगा, ये आपका सेंटर है। तो वो सब 3 लाख पेज तो बनाने से रहे, तो उसके लिए सिस्टम बना जिसको नाम कह दिया डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को उसी की ही मिलती है। तो HTML का यूज में लिया जाता है, जिसको कहते हैं हम, ये आपकी स्टैटिक वेबसाइट के लिए होती है। स्टैटिक वेबसाइट हमेशा HTML में बनती है। इसके लिए आजकल बहुत सारे डिजाइनिंग टूल आते हैं। हम सबसे बेसिक नोटपैड पे काम करेंगे, जिसके लिए हम कोई थर्ड पार्टी टूल यूज में नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे जैसे फ्रंट पेज, ड्रीमवीवर, या बहुत सारे आपको एक्लिप्स वगैरह टूल मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप वेब डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है, वहां पर आपको
बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं। जब आपको रेडीमेड चीजें मिल जाती है तो आपको ये कभी भी पता नहीं चलता कि आखिर ये बना कैसे, ये डिजाइन कैसे हो गया। हमने बटन उठा करके पेस्ट कर दिया तो बटन बन गया, लेकिन वो बटन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई कि उसको बटन के रूप में उसने पहचान लिया खुद को। तो वो सब अलग चीज है, हम इसीलिए नोटपैड पे काम करेंगे। और वेबसाइट जो बनाई जाती है स्टैटिक, वो सब HTML में बनती है। और डायनेमिक वेबसाइट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। डायनेमिक वेबसाइट के लिए स्क्रिप्ट यूज में ली जाती है, जिसको हम कह देते हैं वेब स्क्रिप्ट। वेब स्क्रिप्ट क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग कुछ स्क्रिप्ट जिसको कि वेबसाइट समझ सके। और ये भी दो होती हैं, एक होती है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, और एक कहलाती है आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट वो होती है जो क्लाइंट यानी एंड यूजर, फॉर एग्जाम्पल हमने google.com वेबसाइट को खोला तो हम कहीं भी बैठ करके खोल रहे हैं, हम क्या है उसके क्लाइंट। तो क्लाइंट साइड पे जो एक्टिविटी होती है उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा जो यूज में ली जाती है उसको कहते हैं हम जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर एक समझने वाली चीज यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जावा लैंग्वेज है तो वो जावास्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है जो वेब डिजाइनिंग में यूज में ली जाती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत बड़ी टूल है, बहुत सारी एक बड़ी लैंग्वेज है जिसमें आप सिस्टम लेवल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। बहुत सारी सिक्योर वेबसाइट या सिक्योर प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर जावा को यूज में लिया जाता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट, और एक और यूज में ली जाती है जिसको बहुत कम यूज में लेते हैं हालांकि, लेकिन होता है वो भी वीबी स्क्रिप्ट। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का या कहीं पर भी, आप अपने मोबाइल नंबर डाला, उसने सिस्टम ने कैसे पहचाना कि भाई आपने उसमें केवल नंबर ही लिखना है, 92 के बजाय ABC नहीं लिख सकते आप? उसने कैसे पहचाना कि पूरे 10 डिजिट हुए हैं? सिस्टम ने कैसे पहचाना कि आपको ईमेल ही लिखना है, इसके अंदर ईमेल के अलावा दूसरी चीज अलाउ नहीं है? या सिस्टम ने इसे कैसे पहचान लिया कि आप खुद की इन्फॉर्मेशन नाम वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें स्पेशल करेक्टर यूज में नहीं ले सकते? ये सब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की हेल्प से पॉसिबल होता है, जो खुद को आपके द्वारा लिखे गए कंटेंट को वैलिडेट करता है कि जो आप लिख रहे हो वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। दूसरी आती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। हम आगे जा करके इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए कर सकते हैं। काफी बड़ा एक मॉड्यूल है ये भी। जैसे मान लीजिए PHP, जिसके इन सबके सर्वर साइड स्क्रिप्ट के या क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स आते रहते हैं। PHP हो गया, आपका ASP हो गया, ASP.NET, JSP, बहुत सारे ऐसे और भी टूल्स आते हैं, बहुत सारे और भी लैंग्वेजेज हैं जो आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए यूज में लेते हैं। ये करती क्या है? हमने अभी भी कहा कि एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक होती है। डायनेमिक वेबसाइट के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। डायनेमिक जो हमारी वेबसाइट हम कह रहे हैं, हमने अब थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि आपने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन डाली तो आप ही को आपका एडमिट कार्ड मिला। ऐसा क्या हुआ? सिस्टम ने, सर्वर ने कैसे पहचाना? तो उसके लिए कोई ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेज जो सर्वर पर हो, सर्वर उसको पहचाने कि ये फॉर्म नंबर किसका है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका एडमिट कार्ड डिजाइन करके दे दे। उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन कार्ड या आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो बना करके आपको दिखा दे, ताकि आप उसे प्रिंट कर पाए। आपको कहाँ पर फोटो आना है, कहाँ पर आपके सब डिटेल। हालांकि जो आपको सामने फाइनल आउटपुट आता है वो आउटपुट तो
इंटरनली यही होता है HTML में, क्योंकि फाइनल आउटपुट आपके सामने जो बन के आ गया वो एक डायनेमिक हो गया, बट वो डायनेमिक बनाने के लिए बैकएंड में कोई प्रोसेस हुआ, और वो प्रोसेस किया किसने? सर्वर साइड स्क्रिप्ट ने। सर्वर साइड स्क्रिप्ट बहुत सारी होती हैं जो आप यूज में ले सकते हैं। हम आगे आने वाले टाइम पे ASP और PHP, क्योंकि बाकी की जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंटरनली इन्हीं को यूज में लेती हैं। सिंटैक्स, लिखने का तरीका चेंज होता है, लॉजिक वही रहता है। तो हम इन बेसिक दो लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि यदि आपको बेसिक चीज़ों का पता है तो आगे की चीज़ें आप अपने आप कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें फिर आगे धीरे धीरे आप करते रहते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें, बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे जाकर के डायनेमिक वेबसाइट के रूप में यदि बात करेंगे तो PHP और ASP के बारे में बात करेंगे, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट हम सबसे पहले पहले HTML की बात करेंगे, फिर उसके बाद में जावास्क्रिप्ट और फिर VB स्क्रिप्ट भी करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो हम अलग अलग छोटे छोटे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट है उसी के काम की ये चीज़ है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज की तारीख में सबको पता होनी चाहिए, कि हम मोबाइल के ऊपर वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट में ऐसा क्या हुआ कि वो खुल गया, उस पर क्लिक करते ही इस मोबाइल ने कैसे पहचान लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलना है, मोबाइल ने कैसे पहचान लिया कि मुझे फेसबुक को खोलना है। फेसबुक दुनिया में कहाँ पड़ा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो सिस्टम ने कैसे एक्सेस कर लिया वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए उसने किसको पकड़ा? उसके IP एड्रेस को। तो IP एड्रेस की भी अलग अलग क्लासें होती हैं जो आगे किसी वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने आपको बताया था कि W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसके अंडर में बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, जो कि इंटरनेट एडवाइजरी बोर्ड है, ऐसी चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कोई भी नया प्रोटोकॉल जो मार्केट में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको लॉन्च करते ही पुराने किसी प्रोटोकॉल के अंदर कुछ इंटरप्शन आ जाए, किसी दूसरे प्रोटोकॉल को वो डिस्टर्ब कर दे। तो इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक TCP आता है, FTP आता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्योंकि हम जैसे अब कोई एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा तो हमने फोटो अपलोड किया, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा फोटो जाके सर्वर पे सेव हो गया? ऐसे इंटरनली उसने कैसे समझा कि मुझे फोटो, टेक्स्ट तो ठीक है, कंटेंट हमने लिखा है, नाम लिखा, फॉर्म में मोबाइल नंबर लिखा, टेक्स्ट सीधा सीधा चला गया, पूरा पूरा फोटो ही चला गया। तो ऐसे कैसे हुआ? सिस्टम को कैसे पता चला कि मुझे एक डिजिटल मीडिया को अपलोड करके लेके जाना है? तो ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद की जानकारी हम आगे शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखते रहें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।